हेलो एवरीवन, मैं हूं आतिफा काजी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में फिर कोरोना से रिलेटेड कोई टॉपिक आया है, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना को लेकर जैसा चल रहा है सब कुछ, तो कुछ ना कुछ ऐसा उसमें होता रहता है कि जो कुछ ना कुछ चिंता का विषय बन जाता है। तो आज का टॉपिक भी इसी तरह का है। तो डेल्टा वेरिएंट, ये नाम आप सभी ने सुन रखा होगा, न्यूज़ में रहता है। तो डेल्टा वेरिएंट को लेकर जो कोविड वैक्सीन्स हैं उनकी प्रभाविता यानी उनका जो असर है उसको लेकर कुछ चिंताएं खड़ी हो गई हैं। तो वो चिंताएं क्यों खड़ी हो गई हैं? दरअसल WHO के जो एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं, जैसे डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं, तो उसी तरह एपिडेमियोलॉजिस्ट होते हैं जो कि महामारी पर शोध वगैरह करते हैं, तो उन्हें हम एपिडेमियोलॉजिस्ट कहते हैं। तो उन्होंने ये चिंता जाहिर की है कि जो कोविड वैक्सीन्स हैं वो डेल्टा के जो वेरिएंट्स हैं उनके खिलाफ अपनी जो एफिकेसी है वो कहीं उनकी कम होती हुई दिखाई दे रही है। तो इसी को लेकर WHO ने ये चिंता जाहिर की है। अच्छा, आज का टॉपिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए पेपर 3 को कवर करेगा, उसके हिसाब से इम्पॉर्टेंट है। तो अब हम इससे रिलेटेड कुछ खास बातें जानते हैं कि WHO ने ऐसा क्यों कहा है। दरअसल जो डेल्टा वेरिएंट है वो उसमें अब एक नया आ गया है वेरिएंट, डेल्टा प्लस। तो इसी को लेकर WHO की ये चिंता है कि जो ये डेल्टा प्लस वेरिएंट है, ये जो वैक्सीन्स है कोरोना की, उनके खिलाफ जो इसका प्रभाव है वो कहीं ना कहीं कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस तरह के संकेत सामने आ रहे हैं और ये म्यूटेशन की वजह से ऐसा हुआ है। डेल्टा वेरिएंट में म्यूटेशन की वजह से ये डेल्टा प्लस बना और उसी की वजह से जो वैक्सीन्स हैं कोरोना की, उनका असर कम होता हुआ दिखाई दे रहा है और यही चिंता का विषय है। हालांकि इसमें एक अच्छी बात यह है कि जो ये वैक्सीन्स हैं अभी भी ये किसी गंभीर बीमारी या जो मृत्यु है उसे रोकने में असरदार है, उसके लिए तो असरदार है काफ़ी। तो ये थोड़ा अच्छी बात है इसमें। लेकिन जो कंसर्न है मेन वो ये है आगे को लेकर, भविष्य को लेकर, कि भविष्य में जो कोरोना वायरस की जो टीके हैं उनसे लड़ने में, वो कोरोना वायरस के टीके इस तरह के वेरिएंट से लड़ने में प्रभावी नहीं रहेंगे, असरदार नहीं रह सकते। तो ये मेन कंसर्न है, WHO ने जो ये बात कही है। इसके अलावा इसमें कुछ और भी आंकड़े सामने आते हैं जो कि मई और जून में 5 जो इंडियन लेबोरेटरीज हैं उन्होंने इस पर डेल्टा जो है, डेल्टा मॉडिफाइड वेरिएंट पर जो सभी GISAID को कुछ आंकड़े प्रस्तुत किए थे। GISAID क्या है? ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन शेयरिंग ऑल इन्फ्लुएंजा डेटा। ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन शेयरिंग ऑल इन्फ्लुएंजा डेटा, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो ये है क्या GISAID? दरअसल ये एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है जिसे 2008 में इसे शुरू किया गया था, WHO ने इसे शुरू किया था। इसमें क्या है, इसमें जो आंकड़े दिए जाते हैं वो रिसर्चर्स को मदद करते हैं किसी भी वायरस को, कि किस तरीके से उसका विकास होता है, किस तरीके से उसका प्रचार होता है, किस तरीके से वो फैलता है और उसकी पोटेंशियल कितनी है कि वो आगे चल के पेंडेमिक बन सकता है या नहीं। तो इससे रिलेटेड जो भी है पूरा ये आंकड़े रिसर्चर्स को इसमें मदद करते हैं। तो इसमें ये डेटा दिया गया था। इसके अलावा जो CSIR है और ICMR, इन्होंने भी इन वेरिएंट्स के हिसाब से जो कोरोना की वैक्सीन्स हैं, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, इनकी पोटेंशियल को चेक करने के लिए कि किस तरीके से ये इनमें और ज़्यादा असरदार रह सकती हैं, इनकी पोटेंशियल को चेक करने के लिए लैब्स में कुछ टेस्ट भी किए ताकि इसके खिलाफ ये सब पता लगाया जा सके कितनी ज़्यादा ये असरदार हो सकती हैं। तो ये इसकी बात हुई। अब जिस डेल्टा प्लस वेरिएंट की हम बात कर रहे हैं, आखिर वो है क्या डेल्टा प्लस? तो अगर इसका हम ऑफिशियल नाम या वैज्ञानिक नाम देखें तो है AY.1 या फिर B.1.617.2.1। तो ये है डेल्टा प्लस वेरिएंट का। लेकिन डेल्टा प्लस जो वेरिएंट है वो बना है डेल्टा वेरिएंट से। तो डेल्टा वेरिएंट क्या है, ये इसका वैज्ञानिक नाम है और इसी में म्यूटेशन के कारण इसमें जब इसका वेरिएंट बना तो .1 और इसमें आ गया, तो इसमें म्यूटेशन के कारण डेल्टा वेरिएंट में बना डेल्टा प्लस। इसके अलावा एक और भी जो एडिशनल म्यूटेशन है
वो है K417N। इसके अलावा ये एडिशनल म्यूटेशन है और इसे पहले बीटा वेरिएंट और गामा वेरिएंट के रूप में इसे पहचाना गया था। तो बीटा जो था वो सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में पाया गया था, पहचाना गया था, और गामा जो था वो ब्राज़ील में पहचाना गया था। तो जो ये वेरिएंट्स हैं इनको ये माना जा रहा है कि ये इसमें बहुत ज़्यादा संक्रामक हैं और इसके अलावा ये टीके जो है यानी जो वैक्सीन्स है कोरोना की उसके असर को बहुत ज़्यादा कम कर सकते हैं आगे चल के। तो ये इसमें मेन कंसर्न है। तो ये बात हुई डेल्टा प्लस की। अब जो डेल्टा प्लस है, जो भी वेरिएंट है कोरोना वायरस के SARS-CoV-2 की फुल फॉर्म क्या है? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो कोरोना वायरस के जो वेरिएंट्स हैं उनको अलग अलग नाम दिए गए हैं और कहाँ पहचाने गए और किस तरीके अलग अलग तरीके से WHO ने उसको वर्गीकृत किया है। तो सब ये अल्फ़ा है। अल्फ़ा जो वेरिएंट है उसको अगर वैज्ञानिक नाम अगर हम देखें, जो हम आमतौर पे जैसे अभी हम नंबर्स में देख रहे थे, तो वो हम आमतौर पे जो शोध पत्र होते हैं या न्यूज़ में उस नाम से उसको दिया जाता है, लेकिन आम इंसान उसकी किस तरीके से पहचान करे तो उसके हिसाब से इनको ये नाम दिए जाते हैं, अल्फ़ा, बीटा, गामा और डेल्टा। तो अल्फ़ा जो था वो पहली बार पाया गया था यूनाइटेड किंगडम में यानी यूके में, और फिर जो WHO है उसने उसको इस नाम से डेजिग्नेट किया। उसके बाद है बीटा। बीटा दक्षिण अफ्रीका में पाया गया और गामा ब्राज़ील में, जैसे अभी मैंने पहले भी बताया था। उसके बाद अब जो डेल्टा है वो डेल्टा कहाँ पाया गया था? वो भारत में पाया गया था डेल्टा वेरिएंट, और इसको अप्रैल 2021 में VOI यानी कि वेरिएंट्स ऑफ इंटरेस्ट के रूप में घोषित किया गया था, लेकिन इसके बाद मई 2021 में इसे VOC यानी वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न के रूप में घोषित कर दिया गया। अब ये वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न और वेरिएंट्स ऑफ इंटरेस्ट क्या है? दरअसल जो कोरोना वायरस के जो भी वेरिएंट्स हैं उनको उनकी प्रसार के हिसाब से, उनके खतरों के हिसाब से कि किस तरीके से वो खतरनाक हैं, या जो समुदाय में किस तरीके से जो सामाजिक स्वास्थ्य है, लोगों का जो स्वास्थ्य है सार्वजनिक, उस पर किस तरीके से असर डालते हैं, इन सब कई आधारों पर इनको अलग अलग वेरिएंट्स में वर्गीकृत किया जाता है, इसका कितना खतरा है उसके हिसाब से। तो डेल्टा को पहले किया गया VOI और फिर बाद में किया गया VOC, वेरिएंट्स ऑफ इंटरेस्ट से बन गया वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न। तो ये बात हुई डेल्टा प्लस वेरिएंट की। अब इसमें हम भारत की बात करते हैं। तो भारत में 3 स्टेट्स में जो ये डेल्टा प्लस वेरिएंट है इसके मामले पाए गए, केरला, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में। तो हालांकि इसको अगर देखें तो अभी तक इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न, डेल्टा प्लस को वेरिएंट ऑफ कंसर्न यानी VOC घोषित नहीं किया गया है। तो भारत को अगर देखें तो वो पहले ही जो कोरोना वायरस की दूसरी लहर है उसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था, और जो डेल्टा वेरिएंट है उसने अपने आप को म्यूटेट करके अब एक नया डेल्टा प्लस वेरिएंट बना लिया है। अब इसे क्या कहा जा रहा है डेल्टा प्लस को कि इट इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट डेंजरस वेरिएंट ऑफ कोविड-19, यानी कोविड-19 का सबसे खतरनाक वेरिएंट इसको माना जा रहा है। किसे? डेल्टा प्लस को। अब खतरनाक माना जा रहा है तो कुछ जो इसको खतरनाक मानने की वजह है वो कुछ है। वो क्या है? दरअसल यूके, साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील में कुछ परीक्षण किए गए जिनमें ये पाया गया कि ये जो इसके लिए जो वैक्सीन्स हैं वो प्रभावी तो हैं, लेकिन वो डेल्टा जैसे वेरिएंट के खिलाफ कम एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करती हैं, यानी कि प्रभावी हैं लेकिन इन वेरिएंट्स के खिलाफ लड़ने में कम है, वो पूरी तरह से नहीं लड़ सकती हैं। इसके अलावा डेल्टा वेरिएंट की बात करें तो ये भारत में सबसे प्रभावी माना जा रहा है कि भारत में सबसे प्रभावी रहा, और अगर हम मई के एंड तक के बात करें तो मई के अंत तक इसके लिए जो 21,000 जो सामुदायिक नमूने लिए गए, सैंपल्स लिए गए, उनमें से इसकी हिस्सेदारी कितनी थी? 31%, करीब 31% इसकी इसमें भागीदारी रही थी। और इसमें जो लगातार म्यूटेशन हो रही है, तो म्यूटेशन जो है यही असली चिंता का विषय है कि म्यूटेट हो जाता है, अलग वेरिएंट बना लेता है, तो उससे जो वैक्सीन्स हैं उनको उसके हिसाब से लड़ने में थोड़ा
कमी दिखाई दे रही है इसी वजह से। और जो फार्मा कंपनीज़ हैं, क्योंकि फार्मा कंपनीज़ जब वो इससे रिलेटेड जो दवाइयाँ बनाती हैं, जो वैक्सीन्स बनाती हैं, तो वो इससे अलग स्ट्रेन, वो जिस स्ट्रेन के आधार पर जो वैक्सीन्स बना रही हैं, तो उस स्ट्रेन में और इसमें अंतर है, उस दोनों में फ़र्क है, जिसकी वजह से भी ये फ़र्क आ रहा है और जिसकी वजह से इनका प्रभाव कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये है चिंता का विषय। अब हम बात कर लेते हैं पहले प्रश्न की, फिर उसके बाद हम ओवरऑल निष्कर्ष पर बात करेंगे। तो पहले प्रश्न नोट कर लीजिए आप। कोरोना वायरस में होता उत्परिवर्तन आने वाले समय में किस तरह की चुनौतियां पेश कर सकता है, चर्चा कीजिए। उत्परिवर्तन यानी कि म्यूटेशन, तो किस तरीके से समस्याएं पैदा हो सकती हैं, किस तरीके की समस्याएं सामने उभर कर आ सकती हैं, वो आपको इसमें बताना है और 250 शब्दों में आप इसका उत्तर लिखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं निष्कर्ष की कि ओवरऑल जो हमने पूरा समझा उसमें क्या है। तो अगर हम बात करें, जैसे ओवरऑल हम बात कर रहे थे, तो उसमें जो डेल्टा वेरिएंट है उसमें जो म्यूटेशंस हो रहे हैं, तो वो भारत के साथ साथ जो और भी कंट्रीज़ हैं, तो उनके जो वैक्सीन प्रोग्राम्स हैं उनके लिए एक चैलेंज बनकर सामने आ रहे हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि अपने आप को म्यूटेट कर लेता है थोड़े टाइम बाद ही। तो ये म्यूटेशंस जो है, ये म्यूटेशंस है, ये एक बड़ा चैलेंज बनकर सामने आ रहा है और इसीलिए भारत में भी जिस तरीके से जो पैंडेमिक का असर है उसके मैनेजमेंट में, इसके मैनेजमेंट में नई चुनौतियां पैदा कर सकता है भारत के लिए भी बहुत ज़्यादा। तो ये भी एक प्रॉब्लम है, लेकिन इसको अगर देखें तो जो दवाइयाँ बन रही हैं, जो वैक्सीन्स बन रही हैं, तो ज़रूरत है कि जो फार्मा कंपनीज वैक्सीन्स बनाएं उसमें और ज़्यादा उसका जांच करें और ज़्यादा परीक्षण करें, कि जिससे कि इस तरीके के जो वेरिएंट्स हैं उनके हिसाब से उनको अपग्रेड किया जा सके कि कितनी तेज़ी के साथ जो दवाइयाँ हैं वो भी असरदार हो, उनकी भी प्रभावशीलता ज़्यादा बढ़ सके। और अगर हम लोगों की बात करें तो ज़्यादा इसके लिए ज़रूरी है, तो ये बात तो कंपनीज़ की हुई, ये सरकार के स्तर पर हुई, तो लेकिन जो लोग हैं उनको भी ये ज़रूरी है कि जो सरकार ने इससे रिलेटेड जो भी नियम बनाए हैं उनको पूरी तरीके से फॉलो करें, ताकि इन सब से बचा जा सके, इनके प्रसार को कम किया जा सके। अपने लेवल पर हर किसी को ये करने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात, वैक्सीनेशन, यानी कि जो सरकार वैक्सीनेशन प्रोग्राम चला रही है, जो वैक्सीन्स लोगों को लगवानी चाहिए, तो ज़रूरी है कि लोग इन सब के ज़रिए अपनी भागीदारी इसमें ज़रूर सुनिश्चित करें, ताकि सरकार को भी मदद मिले और आगे इस तरीके के जो भी पैंडेमिक जो जिस तरीके से फैल रहा है, ये कोरोना महामारी जैसे फैल रही, इसके प्रसार में हर कोई अपनी तरफ से उसको रोकने में अपना योगदान दे सके। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। उम्मीद है अच्छे से समझ आया होगा। कल फिर मिलेंगे किसी नए और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ जो आपके किसी और पेपर से रिलेटेड होगा। तो तब तक के लिए तैयारी करते रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।